आज की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा जाहिर तौर पर बम्पर वोटिंग। किसका फायदा? राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। देवली उनियारा सीट पर माहौल गर्मा गया क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपा खोते हुए मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद वहां हंगामा हो गया। 5 बजे तक 7 सीटों की अगर बात की जाए तो 64% मतदान यहां पर रहा है। मोटामाटी 64.75% मतदान हो चुका है। फाइनल आंकड़ों का भी इंतजार है और मतदान के आंकड़े जो फाइनल 6 बजे तक और फिर फाइनल जो आंकड़े होंगे वो अलग रह सकते हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने का दबाव है। आरएलपी और बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के लिए अपना सियासी वजूद बचाने की लड़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा बीजेपी के लिए है क्योंकि 10 महीने पुरानी राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए यह उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। मदन राठौर, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा, मुरारीलाल मीणा समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद मिला है, जबकि कांग्रेस ने भारी वोटिंग को खुद के पक्ष में बताया है। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दें। सात सीटों का संग्राम, उत्साह के साथ हुआ भारी मतदान। देवली उनियारा में नरेश मीणा ने एसडीएम को मारा थप्पड़। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण वोटिंग। बीजेपी ने कहा जनता ने दिया आशीर्वाद। जनता हमें प्यार दे रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम जन भावनाओं के अनुरूप काम करने में सफल हो रहे हैं। कांग्रेस ने भारी वोटिंग को खुद के पक्ष में बताया कि जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी जो हैं वो विजयी होकर के आएंगे। परिणाम हमारे जो मत पड़ेगा वो हमारे पक्ष में होगा। 23 तारीख को परिणाम हमारे पक्ष में आए। बम्पर वोटिंग, किसका फायदा? मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं इनसे। इनका परिचय आपको करा देते हैं। अपूर्वा सिंह जी बीजेपी से हैं। अपूर्वा जी स्वागत है आपका। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं। प्रतीक जी आपका भी स्वागत। शंकर लाल जी आरएलपी से हैं। शंकर लाल जी आपका स्वागत। और राजीव जैन सर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जैन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपूर्वा जी, विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 और ये उपचुनाव 65% के लगभग 5 बजे तक का यह आंकड़ा रहा है। अगर 6 बजे तक का आंकड़ा फाइनल आंकड़े का इंतजार करें तो कहा जा सकता है कि 70% भी यह टच कर सकता है, जो कि पिछले दोनों चुनावों से ज्यादा है। आप तो यही कहेंगे कि मतदान बीजेपी के पक्ष में हुआ है, लेकिन क्यों? रविंद्र जी, देखिए जो चुनाव था ये विकसित व समृद्ध राजस्थान की जो पिछले 10 महीने में लहर हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर बही है, ये उस धारा में बह जाने का चुनाव था। 7 की 7 विधानसभाओं के ऊपर ये 19 लाख और 36,000 जो मतदाता थे, ये उनके उन सपनों का और विश्वास का चुनाव था जो पिछले 10 महीने से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है और उन्होंने इस धरा के ऊपर विकास होते हुए देखा है। ये चुनाव जो है वो पुनर्जागरण काल का चुनाव था, क्योंकि आप अगर याद करें तो इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ 1 सीट थी, मगर आज जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये ठीक उसी पुनर्जागरण काल का है। क्योंकि कुछ पार्टी के मिथ में आकर के, झूठ में आकर के जनता जो है बहुत भोली होती है, वो कहीं ना कहीं उस टाइम मिसगाइड हुई और इस बार उन्होंने जिस प्रकार रेनेसा हुआ था यूरोप के अंदर, ठीक उसी तरीके से ये पुनर्जागरण काल राजस्थान का है, जहां 7 की 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विकास का कमल जो है वो खिलने का चुनाव है, विकसित राजस्थान बनने का चुनाव है और समृद्ध राजस्थान के ओर। जी 7 सीटें, 7 की 7। 23 नवंबर को भी करेंगे चर्चा हम, बिल्कुल करेंगे। और मैं आपको ये कह रही हूं, जिस प्रकार हरियाणा का नतीजा आया था
और कांग्रेस के जो डोटासरा जी हैं, जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने उस वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे के बाद स्थगित करी और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। उसी तरीके से 10 बजे ये हाल होगा कि ये अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी डिबेट छोड़ के ना चले जाएं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। पटाखों और जलेबियों की भी बड़ी दुर्गति हुई थी उस दिन, तो कांग्रेस बिल्कुल पहले सामने ले आई, फिर छुपा लिया, आपने छुपा कर रखी थी, फिर सामने लेकर आए। हाल तो ये देख लीजिए रविंद्र जी, दुर्गति का हाल तो ये देख लीजिए कि आज इनके स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को सामने आकर के कहना पड़ रहा है, जब हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि प्यार और आशीर्वाद जनता का मिला है और 7 की 7 सीट हमारी है, तो इनके वो नेता जिनके साख जो है वो दाव पर लगी हुई है, वो नेता क्यों नहीं स्टेटमेंट दे पाए कि 7 की 7 सीट हमारी? प्रतीक सिंह जी देंगे ना, देखिए अभी प्रतीक सिंह जी 7 सीटें जीत रही है कांग्रेस जी, 100% 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और आप बताइए, अभी कह रहे थे कि दुर्गति हुई थी, तो गंगानगर में कौन से मंत्री जी की दुर्गति हुई थी जब सरकार, जो पर्ची सरकार बनी थी उसके 2 महीने बाद ही जब उपचुनाव हुए थे? उसके बाद में जब लोकसभा के साथ में एक और उपचुनाव हुआ था, वहां किसकी दुर्गति हुई थी? तो मुझे लगता है कि अतिशोक्ति के अंदर इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैडम ने तो बोल दिया नाम बदल दीजिएगा। तो 23 तारीख को मैं आपसे ये जरूर अपील करूंगा कि अपूर्वा जी को आप जरूर बुलाइएगा डिबेट में, और साथ में मैं भी अपूर्वा जी बिल्कुल आएंगी। ठीक है। दूसरी बात जो बता नाम बदल दीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया इसको, क्या नाम बदल दीजिएगा? क्योंकि यहाँ पर मूछे, मैं आऊंगा आरएलपी प्रवक्ता के पास भी, क्योंकि मूछे और बाल भी एक मंत्री के दांव पर लगे हुए हैं। आप नाम बदलने की बात किसके लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा। ये आप अगर रिवाइंड करके सुनेंगे तो अपूर्वा जी ने ऐसे बोला है कि अगर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं चले जाएं तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। तो मैंने इस क्लिप अपूर्वा जी कहा क्या है आपने? बात करेंगे। देखिए रविंद्र जी, ये कहा कि अगर ये 10 बजे ये कह रहे हैं 7 की 7 सीटें, अब 10 बजे इनकी 7 की 7 सीटें क्या, इनकी तो एक भी सीट नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली इनको भी जिस प्रकार इनके पीसीसी चीफ डोटासरा जी नहीं प्रतीक जी देखिए घुमा रही है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। बातों को कोई ना कोई ऐड करना प्रतीक जी मुझे आप ये बता दीजिए, देखिए ज्यादा साख तो आपकी दांव पर है भाई। 4 सीटें कांग्रेस की थी, ये बीजेपी की तो एक ही है। रविंदर जी 2023 में सरकार बनी बीजेपी की, हाँ। उसके बाद चुनाव हुआ, गंगानगर में किसकी साख दाव पे थी? जब मंत्री बना दिया गया बिना विधायक के, हाँ। तो वो साख गिरी क्या? आपका कहने का मतलब यही है, वो साख गिरी और इनका जो मंत्री था वो चुनाव हार गया। उसके बाद में लोकसभा के साथ में एक और बाई इलेक्शन हुआ और वहां भी बीजेपी चुनाव हार गई, तो वहां भी साख गिरी। आपके कहने का मतलब तो यही है। और अपूर्वा जी ने बहुत सारी गोल मोल बातें करी, लेकिन 11 महीने की सरकार का जो ठोस कोई काम, जो वादा करके ये सत्ता के अंदर आए थे, वो नहीं गिना पाई इन्होंने। हमने जनता को गिना दिया, जनता ने हमें चुन लिया, आप चिंता मत करिए। रविंद्र जी, मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मेरे बीच में भी ना बोला जाए। मैं ये कह रहा हूं, आप इनका घोषणा पत्र खोलिए, पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि किसान सम्मान निधि को बढ़ा के 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे। तो क्या 12,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया? क्या कर दिया? इन्होंने वादा किया था कि गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए करेंगे प्रति क्विंटल, तो क्या कर दी? क्या अच्छा, इन्होंने वादा किया था महिला अत्याचार बहुत हुआ, 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनेंगे, सारे किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है सर, जनता है, आपने पहले वादा किया, नहीं निभाया, आपको बाहर फेंक दिया, विपक्ष में बैठा दिया। ठीक है, बीजेपी कर ले 5 साल, वादा ना निभाए तो सुनिए अब। हाँ, तो आप सुनिए तो सही, आपने सवाल किया है तो इस पे सुनिए। 14,000 करोड़ रुपए का 29 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। 19,000 जो किसानों के लिए बोलते थे, सरकार आए 11 महीने हुए, बताइए एक किसान इकोनॉमिक सर्वे में तो इकोनॉमिक सर्वे में तो 29 लाख का आंकड़ा नहीं था। किया क्या? ये कहां से प्रतीक सिंह जी हवाई आंकड़े लेकर के आते हैं? और मुझे ये बताइए रविंद्र जी, नहीं पोल नहीं, अरे ये मुद्दे कल तक के थे प्रतीक सिंह जी, आज तो अच्छा प्रतीक जी देखिए, प्रतीक जी एक मिनट अपूर्वा जी, अपना प्रतीक जी, अपूर्वा जी ने यह कहा कि भाई जिस दावे से हम कह रहे हैं कि 7 सीटें जीतेंगे, क्या कांग्रेस के नेता क्यों नहीं आगे आए ये कहने के लिए कि हम जीतने जा रहे हैं? भाई अब मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है, बंपर वोटिंग हुई है, तो प्रतीक जी बताइए। अब नहीं कहा, मुझे लगता है अपूर्वा जी ने आज ही टीवी देखा, इससे पहले देखा नहीं है। अध्यक्ष जी मैं तो आज की बात कर रही हूँ, हर जगह अध्यक्ष जी ने बोला है कि 7 की 7 सीटें जीतेंगे। नहीं, मुझे आज मतदान के बाद आपको लग रहा है 7 सीटें आप जीत रहे हैं। वहाँ की जनता कह रही है, सुनिए तो सही रविंद्र जी, 2 तारीख को त्योहार खत्म हुआ, बताइए 8 तारीख को पीसीसी चीफ निकले इनके, सीटें जीत रहे थे, कितनी सीटों पे गहलोत साहब गए, कितनी सीटों पे पायलट साहब गए,
हाथी के अभद्र दांत गालियां खाने के बक रहे अलग, थे, दिखाने डोसा के अंदर अलग। आप बताइए, ये बता अगर दीजिए ये जब देवली आज उनियारा जीत रहे थे तो वहां कन्हैया लाल चौधरी जी को बताइए महिला के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं उन वो बताइए बदजुबानी कर रहे हैं, अगर जीत रहे होते तो बदजुबानी करने की जरूरत क्या पड़ती? ये बीजेपी की बौखलाहट बता रही है, जो चुनाव जीत नहीं रहे हैं। और बौखलाहट किसकी है, कौन उत्साह में है, पता चलेगा 23 तारीख को। लेकिन तब तक दावे उठते रहेंगे, चलते रहेंगे। शंकर लाल जी, गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री कहा है कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो मूंछ मुंडवा लूंगा, बाल उड़ा लूंगा। 71% से ज्यादा मतदान हुआ है। 23 तारीख को पता चलेगा। मंत्री महोदय ने घोषणा तो कर दी, लेकिन अब वो उस पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कायम भी रहना चाहिए ना उसके ऊपर। 23 तारीख को पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर में भारी बहुमत से जीतने वाली है। कम से कम 25,000 प्लस से हम जीतेंगे। हमारा जो इलाका था, थली बेल्ट आता है इस तरफ का खींवसर से, उसमें 90% पोलिंग हुई है। और लोगों ने, युवाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़ के पोलिंग की है। और उस क्षेत्र में हम कई बार 10-12 हजार से लीड लेते थे, लेकिन अब की बार 25,000 प्लस की तो उस इलाके में लीड है। और जो सड़क बेल्ट हमारी जो आती है उसमें हम कुछ अभी पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि जो मर्दाओं का गढ़ है मेन कुचेरा, वहां भी अब की बार हम लीड में आ रहे हैं। और इनकी देखिए कि प्रशासन की इतनी दादागिरी देखिए आपके, हमारे कार्यकर्ताओं को कल रात को ही उठा लिया, थाने में ले जाके बिठा दिया। वहां पे इनके मंत्री संतरी सारे घूम रहे हैं, हर बूथ के ऊपर जा रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता कहीं मिल रहा था उसको उठा के बंद कर रहे थे। लेकिन जनता जागरूक थी, जनता ने बढ़ चढ़ के की है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को निश्चित रूप से बड़ी बहुमत, बड़ी जीत की ओर अग्रसर है राष्ट्रीय। अच्छा, अगर आरएलपी पहले नंबर पर खींवसर में आ रही है तो नंबर दूसरे पे कौन है? दूसरे नंबर में तो कल भी ये कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, दूसरे नंबर पे कांग्रेस टक्कर में आएगी। बीजेपी का तो वहां आता पता ही नहीं है। अपूर्वा जी, बीजेपी में अपूर्वा जी, मतलब ये आप पहले नंबर की बात करिए, यहाँ तो बता दिया आरएलपी के प्रवक्ता ने कि भाई बीजेपी तो तीसरे नंबर पर है। जिन्होंने उनको सरपंच से, जो सरपंच का चुनाव हारा हुए व्यक्ति रविंद्र जी, मैं चाहूंगी रेवंत राम डांगा 2000 वोटों से हार गए थे पिछली बार। सम्मान जो है वो बुलाया जाए और 23 तारीख को जनता जवाब देगी कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कोई भी हो, पहले पे तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये हमारा विश्वास ही नहीं, जनता का विश्वास और आशीर्वाद है कि कौन आदमी वफादार है, कौन पीठ में छुरा गोपने वाला है। तो ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती आज के जमाने में। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 25,000 प्लस से जीतेगी वहां चुनाव। और बीजेपी तो वहां तीसरे नंबर पे रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजीव जैन सर, मुझे बताइए कि आज का जो मतदान प्रतिशत है वो क्या बतला रहा है? क्या ये हर एक सीट के हिसाब से मतदाता ने वोट डाला है, या फिर ये सरकार के पक्ष में या सरकार के खिलाफ ये मतदान है माना जाए? देखिए रविंदर, ये जो मतदान है अलग अलग सीटों का अलग अलग रुझान दिखा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, जो पिछला जो आम चुनाव था उसमें जो भाजपा की स्थिति थी उससे कहीं भाजपा इस बार बेहतर कर रही है। भाजपा ने पिछली बार एक ही सीट इनमें से जीती थी 7 में से, लेकिन इस बार उसकी संख्या इससे ज्यादा रहेगी भाजपा की। लेकिन ये जहां तक बात है 3 सीटों की, जो 84, सलूम्बर और खींवसर, यहाँ तो कांग्रेस मुकाबले में नहीं है, मुख्य मुकाबले में नहीं है। मुख्य मुकाबला क्षेत्रीय दल और भाजपा के बीच। 84, खींवसर और सलूम्बर, इन 3 का बता रहे हैं आप जी? यानी मतलब बीजेपी और बीएपी में 84 सलूम्बर में मुकाबला है और खींवसर में बीजेपी और आरएलपी में मुकाबला है। आरएलपी में मुकाबला ठीक है। कांग्रेस यहाँ मुख्य मुकाबले में नहीं है। और जो मुख्य मुकाबला जो 2 दलों में है वो इनमें है। और 4 सीटों पे जो सीधा मुकाबला है वहां जहाँ झुंझुनू और एक देवली उनियारा, वहां जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देवली में तो निश्चित तौर पे पहुंचाया ही है। झुंझुनू में कहीं ना कहीं जो निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा है, अल्पसंख्यक मतदाताओं में उनका काफी रुझान देखने को मिला। तो उससे लगता है कि कहीं कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब दौसा और रामगढ़ में बहुत कड़ा मुकाबला जो मतदान प्रतिशत भी दिखा रहा है। रामगढ़ और दौसा में कड़ा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने की उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने पूर्व में कहा कि निश्चित तौर पे भाजपा इसमें 7 सीटों में उपचुनाव के नतीजों में फायदे में रहेगी, क्योंकि पिछली बार से बेहतर वो करने जा रही है। 1 सीट से उसकी संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा आएगी। जी रविंदर जी, ये एनालिसिस सुना आपने। प्रतीक जी क्या कहेंगे? राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू में नुकसान पहुंचा रहे हैं और देवली उनियारा में आप ही के अपने नरेश मीणा नुकसान पहुंचा रहे हैं, भी धरने पर बैठे हुए हैं।
मुझे ऐसा लगता है राजीव जी ने पिछले दिनों राजेंद्र गुड़ा जी का बयान सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं शिवसेना में चला गया इस वजह से अल्पसंख्यक समाज का मुझे वोट नहीं मिला और समाज का मुझे वोट नहीं मिला। तो कहाँ से कोई अल्पसंख्यक समाज की बात करें या और किसी समाज की उनको वोट मिलने वाले। मुझे लग रहा है वो सिर्फ वोट कटुआ साबित होंगे और कुछ भी नहीं है। 1000-2000 वोट कटुआ तो वोट कटेगी तो फिर वो भी एक बड़ी बात कांग्रेस की काटेंगे ना वो। 1000-2000 बता रहा हूँ। नहीं कोई जरूरी थोड़ी है कांग्रेस का ही वोट कटे। ऐसा मत मानिए कि कांग्रेस का वोट हो सकता है बीजेपी का वोट कट जाए। और आप जो कह रहे हैं कि 3 सीटों के अंदर कांग्रेस मुकाबले में नहीं है, तो 23 तारीख को पता लगेगा मुकाबले में है या नहीं है। आप तो अभी बता रहे हैं, राजीव जी बता रहे थे कि पहले से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। अरे 2 चुनाव इस साल हुए थे और आपने देखा रविंदर जी 2 चुनाव, मतलब पार्टी ने आप देखिए बिना विधायक बने सरकार में मंत्री बना दिया। नहीं प्रतीक जी देखिए फिर आप वही मुगालते में आ रहे हैं जैसा बीजेपी आ गई थी। बीजेपी को लगा 2023 के विधानसभा में उन्हें सत्ता दे दी तो उन्हें लगा कि फिर हैट्रिक बना लेंगे। क्या हश्र हुआ? जनता है ये चढ़ाना भी जानती है उतारना भी जानती है, इसलिए नहीं हम तो मुगालते में तो आ ही नहीं रहे। मुगालते में तो आप लोग या राजीव जैन जी आ रहे मुगालते में। मैं तो आपको इतिहास का भ्रमण करा रहा हूं। इतिहास का ही मैंने 10 महीने के इतिहास का भ्रमण आपको भी करा दिया ना। मैं वही तो कह रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए करा रहा था। मैंने तो बताया ही नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने तो आपको बता रहा हूं इतिहास का भ्रमण कराया कि इसी साल में 2 उपचुनाव। मुझे आप ये बता दिए, ठीक है, मुझे आप ये बता दीजिए। आप मैं 7 सीटें नहीं कह रहा, मुझे आज ये बता दीजिए। मैं कोई शर्त नहीं रख रहा, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी मूछ दांव पे रख दें, आप अपनी दाढ़ी दांव पर रख दें। 4 सीटें कांग्रेस की है, क्या चारों सीटें आ रही हैं कांग्रेस की 23 तारीख को? हम सातों की सातों सीटें 4 आ रही है। मुझे 4 का बताइए, 4 आ रही है आप ही के चैनल पे 4 आ रही है। 4 क्या, मैं तो कह रहा हूं 7 आ रही है। आप 4 पे अड़े हुए, मैं कह रहा हूं 7 की 7 सीटें आ रही हैं और 23 तारीख को यहीं पे आप ही की चैनल पे फिर डिबेट कर लेंगे। आप बता दीजिएगा कि कितना, अगर मैंने गलत कहा हो। मैं शंकर लाल जी के पास जाता हूं। एक मिनट शंकर लाल जी, आज जिस तरीके से देवली उनियारा में नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा एसडीएम को जो ड्यूटी पर थे और यह आरोप लगाया कि वहां पर डीएम को बुलाया जाए, गलत तरीके से वोट डलवाने की कोशिश हो रही थी। जो स्थानीय लोगों की मांग है, जो बहिष्कार कर रहे हैं, उनको वोट डलवाने दिए जाने चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा ने यह आरोप लगाया कि उनके एजेंट को मिसहैंडल किया, उसके साथ गलत व्यवहार एक दूसरी पार्टी के एजेंट ने किया, वो फर्जी मतदान करा रहा था और राजेंद्र गुढ़ा के एजेंट ने उसको रुकवाया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि 2 मजबूत माना जिनको जा रहा था एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी के साथ ये ऐसा हुआ है? खींवसर में भी कुछ ऐसी स्थिति सामने आई और ये कितना सही है, चाहे नरेश मीणा की तरफ से या फिर अगर प्रशासन की तरफ से कुछ हुआ है तो? नहीं सर, मैं जो घटना हुई वो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ, क्योंकि मुंह से बात होनी चाहिए। अपने में हाथ पे पैर उठाने की तो घटना बिल्कुल गलत है और इसकी हम बिल्कुल भी इसका कोई समर्थन नहीं करते हैं और हम इसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात रही है कि जो प्रशासन का जिस प्रकार से रवैया रहा है वो बिल्कुल गलत रवैया रहा है। हमारे जो इंदिरा बावरी जी है, जो मेड़ता से पूर्व विधायक रही है, उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोक लिया, पत्थरबाजी करने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की। किसने? तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने। और आज आपने घटना देखी होगी कि उसी प्रकार जो डॉक्टर रतन जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उसके साथ भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और लोगों को बताया। अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ सहानुभूति है। राजनीति में यह अच्छी बात है, ऐसी बात रखनी चाहिए, सही बात है। बिल्कुल, प्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि है, वो लड़ रहा है, हार जीत बाद की बातें, लेकिन आप ऐसे दादागिरी से तो नहीं कर सकते ना। जनता को जो नतीजे आएंगे 23 तारीख को, ये आप भरोसा देते हैं कि आरएलपी के कार्यकर्ता संयमित रहेंगे, जीत या हार जो नतीजा जो भी आए? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिषद आपने देखा होगा कि लाखों लोगों की 5-5, 10-10 लाख लोगों की हमने रैलियां करी। कभी भी कि आप कहीं सी रैली में आपने देखा होगा, बाड़मेर की रैली हो, जोधपुर की रैली, नागौर की रैली हो, नहीं, नतीजे जब आते हैं तो कई बार पचा नहीं पाते हैं। कार्यकर्ता रूप से अपना एंजॉय करते हैं, कभी भी नॉनसेंस कभी नहीं करते। अपूर्वा जी आरोप लगाए यहाँ पर शंकर लाल जी ने कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थरबाजी की गई स्थानीय विधायक की गाड़ी पर। देखिए, ये आरोपों की राजनीति आरएलपी का बहुत पुराना सा दावा रहा है और वो आरोप लगाती रहती है और प्रशासन वहां पर है जो बहुत निष्पक्ष तरीके से मतदान को संपन्न करवाता है। ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई और कई बार क्या होता है, आदमी खुद ही सिंपैथी लेने के लिए खुद ही को खड़ा कर लेता है। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही इन लोगों ने किया होगा। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज यहाँ पे कही कि जनप्रतिनिधि कैसा भी हो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो मुझे क्यों लगता है कि शंकर लाल जी को ये लेसन जाकर के आरएलपी के जो मुखिया है हनुमान बेनीवाल जी, उनको समझाना चाहिए कि चाहे खींवसर से कांग्रेस का प्रत्याशी
खड़ा हुआ हो या ओसिया की पूर्व विधायक रही हो, उनकी भी इज्जत की जानी चाहिए। वो भी एक महिला जनप्रतिनिधि है, उनके लिए भी कुएं में डूब मरो। नहीं, ओसिया की बात कर रही हूँ मैं, आप सीधा वहां जाइए, बात कर रहे हैं ज्योति मिर्धा जी, एग्जैक्टली दिव्या जी के पास जाइए। मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, और वो कहते हैं कुएं में मरिए, डूब जाइए, डूब मरना चाहिए, इस तरीके की बाबातें जब वो करते हैं तो इनको जाके उनको लेसन देना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक बात रही हवा की, आंधी की, लहर की, आप देखिए आज सुबह से ट्विटर के ऊपर नेशन वाइड जो है वो 7 सीटें भाजपा को ट्रेंड हो रहा था। हाँ। कहां से ट्रेंड हो रहा था? जनता चाहती है भाजपा को, जनता चाहती है गुड गवर्नेंस को, जनता चाहती है डिलीवरी को, जनता चाहती है पब्लिक डिलीवरी को। क्या प्रतीक जी क्या कह रहे हैं आप? हमारे साथ है और इसीलिए जो है वो क्या प्रतीक जी क्या कह रहे हैं? सारे बड़े लीडर्स ये बोल रहे हैं ट्विटर पे ट्रेंड करता है, पैसा देकर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो है वो डर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। आप बताइए नरेश मीणा ने अच्छा किया, कांग्रेस के साथ में क्या है? ट्विटर पे ट्रेंड हो जाए तो स्पॉन्सर्ड है, मीडिया में आ जाए तो स्पॉन्सर्ड है। क्यों अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है नरेश मीणा? अभी तक बताइए, सरकार इनकी है और एक एसडीएम को चांटा मार दिया जा रहा है। इससे क्या खतरनाक बात होगी सरकार? और सरकार क्या कर रही है बताइए? अपूर्वा जी इसका जवाब दे पा रही है और एक दूसरे के ऊपर बताइए, पूछे इनसे क्या कर रही है सरकार? अपूर्वा जी जवाब दीजिए, इसका नरेश मीणा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, प्रशासन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है, प्रशासन की प्रवक्ता नहीं हूं। प्रशासन अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। प्रशासन की प्रवक्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। उसका वीडियो है संगठन से और जुड़ा आप हुआ उसको कोई विषय गिरफ्तार हो नहीं कर पा रहे, बताइए। प्रशासन अपना काम कर रहा है। नरेश मीणा जी ने जो किया वो बहुत निंदनीय कृत्य है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के निंदनीय भी है और गैर कानूनी भी है। मैं राजीव जैन सर के पास जाता हूं, इन चुनावों के नतीजों का किस किस की सेहत पर असर पड़ेगा? देखिए, इस चुनाव में 3 राजनीतिक परिवारों की सेहत पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। एक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, विजेंद्र ओला और हनुमान बेनीवाल, इन तीनों के पारिवारिक सदस्य इन चुनावों के मैदान में है। राजनीतिक दलों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। सत्ता पक्ष से यदि सीटें हार भी जाता है तो वो उसकी सेहत पे कोई मदन राठौड़ जी डोटासरा साहब और मदन राठौड़ जी, हाँ, इनकी निजी इन पे पड़ेगा क्योंकि ये पार्टी के मुखिया हैं। हाँ। इन्होंने ही भागदौड़ की अपने अपने दलों के लिए। हाँ। तो इन पे तो पड़ना ही है। मैं दूसरी चीज ये भी कह रहा था कि इस उपचुनाव में 3 राजनीतिक परिवार, हनुमान बेनीवाल जिनकी पत्नी किरोड़ीलाल मीणा जिनके भाई और विजेंद्र ओला जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इन तीनों जो राजनीतिक परिवार है प्रदेश के, इनकी प्रतीक जी, ये कांग्रेस आप बोल रहे हैं 7 सीटें जीत रही है, तो जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर, मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर, किसको श्रेय मिलेगा? सेहरा राजस्थान की जनता के सिर, जो 11 महीने की पर्ची सरकार को नकार चुकी है, जिन्होंने पहले भी उपचुनाव हराए और फिर ये 7 के 7 उपचुनाव हराएंगे। जीत का चेहरा माननीय अध्यक्ष जी के सर और जीत का चेहरा हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के सर रहने वाला है, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाता है। अपूर्वा जी, डबल इंजन की सरकार, जो जीत का चेहरा रहेगा वो जनता के सिर पर रहेगा। जीत का सेहरा मुख्यमंत्री के सिर पर रहेगा। आप 7 सीट तो आप बता ही रही हैं कांग्रेस की आ रही है, ये एग्जिट पोल आपकी तरफ से आई है। रविंद्र जी, सबसे पहले जो जीत होती है वो जनता की होती है, जनता के शिरोधार्य होती है और जनता के चरणों में समर्पित होती है। पर हाँ, इसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं पे जो जनता का विश्वास है, ये उस विश्वास के ऊपर सेहरा होगा। जी जी शंकर लाल जी, ये एक सीट अगर आ जाती है आरएलपी की, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मुकाबला रहेगा, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी? नहीं, हमारा तो जनता की सेवा के लिए मतलब संघर्ष शुरुआत से संघर्ष किया है। किसान, जवान, दलित, पीड़ित की सबकी आवाज उठाने के लिए हम सड़क से लेके संसद और विधानसभा तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारी नीति रही है शुरुआत से। जी, अपूर्वा जी, प्रतीक जी, शंकर लाल जी और राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। आगे तो मिलेंगे और 23 नवंबर को विशेष तौर पर बात होगी और सवालात होंगे। अपूर्वा जी और प्रतीक जी, जो आप ही दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं, वाकई लड़ाई दिलचस्प रही है। नतीजों में अब देखना होगा, ये बात तय मानिए, जिस दिन नतीजे 23 नवंबर को आएंगे तो आगे पीछे इन 7 सीटों पर प्रत्याशी आते जाते हुए दिखाई दें तो चौंकिएगा मत। अंत तक, जब तक आखिरी राउंड की काउंटिंग पूरी ना हो जाए, तब तक ये ना मानिएगा कि यहां से ये प्रत्याशी और ये पार्टी जीत रही है। फिलहाल आज की फाइट में इतना ही।